बच्चों, आज हम हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा का तीसरा गद्य शीर्षक है वाह रे हमदर्द। ये गद्य देखने वाले हैं। इसके रचनाकार है घनश्याम अग्रवाल जी। इनका सबसे पहले हम परिचय देखते हैं। इनका जन्म 1942 अकोला महाराष्ट्र में। परिचय: घनश्याम अग्रवाल जी की रुचि अध्ययन काल से ही लेखन में विकसित हुई। अपने आसपास की प्रत्येक स्थिति या घटना में हास्य ढूंढकर उसे धारदार व्यंग में ढालना आपके लेखन की विशेषता है। आप अखिल भारतीय मंचों पर हास्य व्यंग कवि के रूप में लोकप्रिय है। इनकी प्रमुख कृतियां रही हैं हंसी घर के आईने, हास्य व्यंग है, आज़ादी की दुम, आई एम सॉरी, हास्य कविता संग्रह, अपने अपने सपने, लघु कथा संग्रह आदि रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको गद्य संबंधी जानकारी देती हूँ। प्रस्तुत पाठ एक हास्य व्यंग निबंध है जिसमें लेखक घनश्याम अग्रवाल जी ने हमदर्दी जताने वालों पर करारा प्रहार किया है। एक सड़क दुर्घटना में लेखक की टांग टूट गई और उन्हें सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। अपनी टांग से भी अधिक फिक्र उन्हें हमदर्दी जताने आने वाले लोगों की हुई। वक्त बेवक्त परिचित रिश्तेदार मित्र मिलने आते रहे और लेखक का आराम हराम हो गया। यहाँ तक कि जिनकी सूरत वे देखना नहीं चाहते थे ऐसे व्यक्ति भी उन्हें मिलने आए और उनका सुख चैन खत्म हो गया। यह हमदर्दी उनके लिए कैसे पीड़ादायी बन गई, इसका रोचक वर्णन लेखक ने इस पाठ में किया है। तो चलो बच्चों, मैं पाठ पढ़ती हूँ। उस दिन जब मैं पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था पर भाषण सुनकर आ रहा था तो सामने से एक कार आ रही थी। तो यहाँ पर पूंजीवादी का अर्थ हम इस प्रकार से लेंगे, जैसे कोई एक आदमी है वो पूरी व्यवस्था जो होती है उसका खर्चा उठाता है और अच्छी सेवाएं देने का प्रयास करता है और उन सेवाओं की कीमत भी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार से सामाजिक अर्थव्यवस्था हम यहाँ पर ऐसा अर्थ लेंगे जैसे कि सामाजिक अर्थव्यवस्था में इसका मालिक खुद सरकार है और सरकार कम से कम खर्चा उठाते हुए अच्छी से अच्छी सेवाएं देने का प्रयास करती है और इसका लाभ गरीब लोग ज़्यादा तौर पर उठाते हैं। तो इस प्रकार से हम दिमाग में इतना ही रखेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अमीर लोग होते हैं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था में गरीब लोगों होते हैं। तो इस प्रकार का भाषण सुनकर लेखक जी जो है वो आ रहे थे और सामने से एक कार आ रही थी। भाषण के प्रभाव से लेखक जी की साइकिल को अधिक जोश आया या कार को अधिक गुस्सा आया, ये लेखक निश्चित रूप से नहीं कह सकते, किंतु मेरी साइकिल और वह कार जब करीब आए, लेखक जी कहते हैं कि उनकी साइकिल और वह कार जब करीब आए तो विरोधियों की तरह एक दूसरे को घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में जा भिड़े, यानी यहाँ पर दुर्घटना होती है। मैं खामखा पूंजीवाद और समाजवाद के झगड़े में मैं टांग अड़ाई, फलस्वरूप मेरी टांग टूट गई, यानी कि यहाँ पर दुर्घटना घटी और लेखक की टांग टूट गई। दुर्घटना के बाद आज भी इंसानियत कायम है, ऐसे लेखक जी कहते हैं। वो इस आधार पर कहते हैं क्योंकि यह सिद्ध करने के लिए कुछ लोग उनकी तरफ दौड़े थे। आँख खुली तो मैंने अपने आप को एक बिस्तर पर पाया। लेखक जी कहते हैं कुछ वक्त तक मैं बेहोश था और मेरी जब आँख खुलती है तो मैंने अपने आप को बिस्तर पर पाया। इर्द गिर्द कुछ
परिचित अपरिचित चेहरे खड़े थे। इर्द गिर्द यानी अगल बगल में कुछ परिचित और अपरिचित चेहरे उनके पास खड़े थे। आँख खुलते ही उनके चेहरों पर उत्सुकता की लहर दौड़ गई। उत्सुकता की यानी कि प्रबल इच्छा, इस आधार पर कहा है। तो मैंने कराहते हुए पूछा, मैं कहाँ हूँ? और लेखक जी ने जैसे ही आँख खुलते ही उन्होंने उत्सुकता से कहा और कराहते हुए यानी दर्द की तकलीफ से उन्होंने कहा कि मैं कहाँ हूँ? आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। एक व्यक्ति कहती है कि आप सार्वजनिक अस्पताल के प्राइवेट वार्ड में हैं। आपका एक्सीडेंट हो गया था, सिर्फ पैर का फ्रैक्चर हुआ है। अब घबराने की कोई बात नहीं। इस प्रकार के जो बातें हैं वो एक व्यक्ति बता देते हैं। एक चेहरा इतनी तेजी से जवाब देता है, लगता है मेरा होश आने तक वह इसलिए रुका रहा, ऐसे लेखक जी कहते हैं। अब मैं अपनी टांगों की ओर देखता हूँ। मेरी एक टांग अपनी जगह पर सही सलामत थी और दूसरी टांग रेत की थैले के सहारे एक स्टैंड पर लटक रही थी। तो ये जो दूसरी वाली टांग है वो रेत की थैले के सहारे यानी उन्हें ट्रैक्शन लगाया गया है, यानी कि पैर जो है वो हिला ना सके, इस कारण से वो लगाया जाता है जिसे ट्रैक्शन कहते हैं। और उसी के थैले के सहारे स्टैंड पर उनकी वो दूसरी टांग लटक रही थी। मेरे दिमाग में एक नए मुहावरे का जन्म हुआ। लेखक के दिमाग में नए मुहावरे का जन्म हुआ है। टांग का टूटना यानी सार्वजनिक अस्पताल में कुछ दिन रहना। तो सार्वजनिक अस्पताल का ख्याल आते ही मैं कांप उठा। यानी लेखक जी यहाँ पर सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनते ही भयभीत हो गए हैं। अस्पताल वैसे ही एक खतरनाक शब्द होता है, फिर यदि उसके साथ सार्वजनिक शब्द चिपका हो तो समझो आत्मा से परमात्मा के मिलन होने का समय आ गया है। तो यहाँ पर लेखक जी ऐसा कहते हैं, यानी कि जैसे हमारा अंतिम समय आ गया है, ऐसा नाम सुनते ही लेखक को लग रहा है। अब मुझे यूँ लगा कि मेरी टांग टूटना मात्र एक घटना है और सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना दुर्घटना है। यानी कि लेखक का यह कहना है कि टांग टूटना एक घटना है, लेकिन सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती होना उनके लिए दुर्घटना के समान है। टांग से ज़्यादा फिक्र मुझे उन लोगों की हुई जो हमदर्दी जताने मुझसे मिलने आए। तो लेखक को उनकी ज़्यादा फिक्र होने लगी है जो उनसे हमदर्दी जताने आने वाले हैं। ये मिलने जुलने वाले कई बार इतने अधिक आते हैं और कभी कभी इतना परेशान करते हैं कि मरीज का आराम हराम हो जाता है। तो लेखक कुछ मर्यादाएं ना पालते हुए मरीज को मिलने जाते हैं। कभी कभी पूरा परिवार मिलने जाता है और बहुत देर तक वहाँ पर रुकता है, बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं और यहाँ पर मरीज का कोई विचार ही नहीं करते और उनका आराम हराम हो जाता है। इस प्रकार से जिसकी मरीज को खास ज़रूरत होती है, जनरल वार्ड का तो एक नियम होता है कि आप मरीज को एक निश्चित समय पर आकर ही तकलीफ दे सकते हैं, किंतु प्राइवेट वार्ड यह तो एक खुला निमंत्रण है कि परिचितों, रिश्तेदारों, मित्रों, आओ, जब जी चाहे आओ, चाहे जितनी देर रुको, समय का कोई बंधन नहीं। अपने सारे बदले लेने का यही वक्त है। बदले का बदला और हमदर्दी की हमदर्दी। मिलने वालों का ख्याल आते ही मुझे लगा मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। तो यहाँ लेखक कहते हैं अपने परिचितों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को, आओ, सब मुझे मिलने आओ, जब जी चाहे मिलने आओ, चाहे जितनी देर रुकना है उतनी देर रुको, कोई समय का बंधन नहीं। और सारे जो भी कुछ बदले लेने हैं यही आकर ले लो, या हमदर्दी जतानी है तो वो भी जता लो।
मिलने वालों का ख्याल आते ही लेखक के मन में विचार आता है कि मेरी दूसरी टांग भी टूट गई। मुझसे मिलने के लिए सबसे पहले वे लोग आए जिनकी टांग या कुछ और टूटने पर मैं कभी उनसे मिलने गया था। मानो वे इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब मेरी टांग टूटे और कब वे अपना एहसान चुकाए। इतनी हमदर्दी में यह बात खास छिपी रही कि देख बेटा, वक्त सभी पर आता है। तो यहाँ पर हमदर्दी जताने वालों में एहसान मंद जो लोग होते हैं उनका यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो लेखक बताते हैं कि लेखक कुछ ऐसे लोगों को भी जब दुर्घटना हुई है तो ऐसे लोगों को मिलने गए थे, लेकिन वही लोग आज लेखक की टांग टूटने पर उन्हें मिलने आए हैं और वो यही कहते हैं कि देख बेटा, वक्त सभी पर आता है, और वो खुद अपने ऊपर जो एहसान है वो जताने के लिए उनसे मिलने आ जाते हैं। आगे दिया है, दर्द के मारे एक तो मरीज को वैसी ही नींद नहीं आती, यदि थोड़ी बहुत आ भी जाए तो मिलने वाले जगा देते हैं, खासकर वे लोग जो सिर्फ औपचारिकता निभाने आते हैं। औपचारिकता निभाना यानी दिखावा करना। तो इन्हें मरीज से हमदर्दी नहीं होती, ये सिर्फ सूरत दिखाने आते हैं। ऐसे में एक दिन मैंने तय किया कि आज कोई भी आए मैं आंखें नहीं खोलूँगा। तो यहाँ पर लेखक ने तय किया है कि आज जो भी कुछ हो जाए आज मैं आँख नहीं खोलूँगा, चुपचाप पड़ा रहूँगा। तो देखिए, ऑफिस के बड़े बाबू आए, यानी कि ऑफिस के लेखक जहाँ पर नौकरी करते हैं वहाँ के बड़े बाबू यानी बड़े अफसर आए हैं, और मुझे सोया जानकर वापस जाने के बजाय वे सोचने लगे। तो यहाँ पर लेखक सोए हुए दिखाई देने के बाद जो बड़े अफसर हैं उन्हें जाना चाहिए, लेकिन वो सोच में पड़े हैं कि यदि मैंने उन्हें नहीं देखा तो कैसे पता चलेगा कि वे मिलने आए थे। अतः उन्होंने मुझे धीरे धीरे हिलाना शुरू किया। तो वो सोच में पड़ गए बड़े बाबू कि मैं यहाँ तो आया हूँ उनसे मिलने, लेकिन वो तो सोए हुए हैं और मैं आया हूँ, ऐसा उन्हें कैसे समझ में आएगा। ऐसे सोचने लगते हैं और वो क्या करते हैं, वही रुकते हैं और लेखक की जो पाँव है वो धीरे धीरे हिलाना शुरू करते हैं। फिर भी जब आँख नहीं खुली तो उन्होंने मेरी टांग के टूटे हिस्से को जोर से दबाया, और फिर भी लेखक जब धीरे धीरे उन्हें हिलाना शुरू किया तब भी लेखक नहीं उठे। तो बड़े अफसर ने क्या किया है, तो उनकी टांग जो है, टूटी हुई टांग, तो उसे छोटे से हिस्से को उन्होंने जोर से दबाया। मैंने दर्द के मारे कुछ चीखते हुए जब आँख खोली तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कहिए अब दर्द कैसा है। तो देखिए, तो इस प्रकार से पहले दर्द तो देते हैं और बाद में वो पूछते हैं कि कहिए अब दर्द कैसा है। तो इस प्रकार के हमदर्दी जताने आते हैं लोग। अब देखते हैं अगले किस्से की ओर। मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं। उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ आई तो मुझे लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है कि मोहल्ले वाले अपनी फुर्सत से आते हैं, और उस दिन जब सोनाबाई अपने 4 बच्चों के साथ मुझे मिलने आई तो लेखक को लगा कि आज फिर कोई दुर्घटना होगी, यानी कि लेखक यहाँ पर बच्चों की हरकतों को जानते हैं। तो देखिए क्या करते हैं। आते ही उन्होंने मेरी ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, यानी सोनाबाई ने अपने लेखक की ओर इशारा करते हुए बच्चों से कहा, ये देखो चाचा जी। उनका अंदाज़ा कुछ ऐसा था जैसे चिड़ियाघर दिखाते हुए बच्चों से कहा जाता है, ये देखो बंदर। तो उसी प्रकार का अंदाज़ा सोनाबाई का था अपने बच्चों को चाचा जी के बारे में बताने का। और आगे देखते हैं, बच्चे खेलने लगे। एक कुर्सी पर चढ़ा तो दूसरा मेज़ पर।
सोनाबाई की छोटी लड़की दवा की शीशी लेकर कथकली डांस करने लगी। रप रप की आवाज़ ने मेरा ध्यान बटाया। तो देखिए यहाँ पर बच्चे खेलने लगे अस्पताल में। कोई कुर्सी पर चढ़ता है, एक मेज़ पर चढ़ता है। तो सोनाबाई की लड़की दवा की शीशी लेकर डांस करने लगी है। तो रप रप की आवाज़ से उनका ध्यान बटता है। क्या देखता हूँ कि सोनाबाई का एक लड़का मेरी टांग के साथ लटक रही रेती की थैली पर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। देखिए कैसे बच्चे हैं शरारती। मैं इसके पहले कि उसे मना करता, सोनाबाई की लड़की ने दवा की शीशी पटक दी। सोनाबाई ने एक पल लड़की को घूरा। सोनाबाई लड़की को गुस्से से देख रही है। फिर हंसते हुए बोली, भैया पेड़े खिलाओ, दवा गिरना शुभ होता है। तो देखिए कैसा अंदाज है सोनाबाई का। यहाँ तो एक तो नुकसान तो कर दिया है, लेकिन इस प्रकार से उसने उस पर हल निकाला है और कहती है कि दवा गिरना शुभ होता है, और उन्हीं से लेखक से ही कहती है कि पेड़े खिलाओ। दवा गई समझो बीमारी गई। इस प्रकार का उन्होंने इलाज यहाँ पर बताया है। इसके 2 घंटे बाद सोनाबाई गई, यह कहकर कि फिर आऊँगी। मैं भीतर तक काँप गया, और ये सब देखने के बाद लेखक अंदर ही अंदर से काँप गया कि सोनाबाई फिर से आने वाली है और फिर से इन्हीं हरकतों से, और 2 घंटे से क्या करेंगे, ये परेशान करते रहेंगे। तो ऐसे भी हमदर्द होते हैं। कुछ लोग तो औपचारिकता निभाने की हद कर देते हैं। तो यहाँ बताया गया है कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो औपचारिकता यानी दिखावा करने की हद कर देते हैं। विशेषकर वे रिश्तेदार जो दूसरे गांव से मिलने आते हैं। ऐसे में एक दिन एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। तो यहाँ पर लेखक बताते हैं कि कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं जो दूर गांव से मिलने मरीज को आते हैं। तो ऐसे ही एक आदमी आया है और उसकी टैक्सी बिल्कुल लेखक के कमरे के सामने रुकी हुई है। उसमें से वो आदमी निकलकर तुरंत ही लेखक की छाती पर आकर सिर रखकर औंधा पड़ रोने लगता है और कहने लगता है, हाय तुम्हें ये क्या हो गया है। इस प्रकार से जोर जोर से वो रोने लगता है। कार वालों का सत्यानाश हो, इस प्रकार से ही वो कहता है। यानी कि जिस कार ने लेखक पर ये प्रसंग डाला है, यानी कि लेखक की दुर्घटना हुई है, टांग टूटी है, इसी कारण से वो कार वालों का सत्यानाश हो, इस प्रकार से वो रोते हुए कह रहा है। तो यहाँ पर लेखक कहते हैं मन ही मन में, मैंने दिल में कहा कि मुझे जो हुआ सो हुआ, पर तू क्यों रोता है, तुझे क्या हुआ। वह थोड़ी देर, यानी वो आदमी जो है, थोड़ी देर मेरी छाती में मुंह गड़ाए रोता रहा। तो थोड़ी देर के लिए लेखक की छाती पर मुंह गड़ाए रोता ही रहा। फिर रोना कुछ कम हुआ, उसने मेरी छाती से गर्दन हटाई और रोना कुछ कम होने के बाद उस आदमी ने उसकी गर्दन जो है छाती से हटा दी। और जब मुझसे आँख मिलाई, यानी लेखक से जब उस आदमी ने आँख मिलाई, तो एकदम वो चुप हो गया। तो एकदम चुप हो गया। फिर धीरे से हंसते हुए बोला, और उसने तुरंत ही अपना मुंह संभाल लिया और धीरे से हंसते हुए बोला, माफ़ करना मैं गलत कमरे में आ गया। तो उसी ऊपर वो कहते हैं कि माफ़ करना कि मैं गलत कमरे में आ गया। आजकल लोग ठीक से बताते तो नहीं, तो उसी ऊपर वो कहते हैं कि आजकल लोग ठीक से बताते भी तो नहीं। गुप्ता जी का, और खुद अपने आप से कहता है गुप्ता जी का कमरा शायद बगल में ही है। और इस प्रकार से हंसते हुए, अच्छा भाई माफ़ करना, ऐसे कहकर वह चले जाते हैं। अब वही रोने की आवाज़ मुझे पड़ोस के कमरे से सुनाई पड़ी, और इस प्रकार
चिल्लाहट की आवाज़ जो थी वो फिर से उन्हें पड़ोस के कमरे से लेखक को सुनाई देती है। मुझे उस आदमी से अधिक गुस्सा अपनी पत्नी पर आया। तो यहाँ पर लेखक को उस आदमी से ज़्यादा अपनी पत्नी पर गुस्सा आया है। तो इसका कारण हम देखते हैं, क्योंकि इस प्रकार रोता देख पत्नी ने उसे मेरा रिश्तेदार या करीबी मित्र समझकर टैक्सी वाले को पैसे दे दिए थे। तो पत्नी को ऐसा लगा, इतना ज़ोर ज़ोर से वो आदमी रो रहा था, सिर रख कर रो रहा था, औंधा पड़कर रो रहा था। तो पत्नी को, लेखक के पत्नी को शायद ऐसा लगा कि बिल्कुल ये इनके रिश्तेदार होंगे, करीबी रिश्तेदार होंगे, और यही सोचकर उन्होंने टैक्सी वाले को पैसे दे दिए और इसी बात का लेखक को गुस्सा आया। हमदर्दी जताने वालों में वे लोग ज़रूर आएंगे जिनकी हम सूरत भी नहीं देखना चाहते। तो ऐसे कौन लोग हैं, हम देखते हैं। हमारे शहर में एक कवि है। तो लेखक के शहर में एक कवि है जिनका नाम है लपकानंद। नाम भी बहुत ही मज़ाक किया है। तो देखिए, उनकी बेतुकी कविताओं से सारा शहर परेशान है। बेतुकी यानी कि बिना मतलब वाली ऐसी कविताएं हैं। तो पूरा शहर जो है ऐसी कविताओं से परेशान रहता है। मैं अक्सर उन्हें दूर से देखते ही भाग खड़ा होता हूँ। ऐसे कवि, उन्हें लपकानंद जी को देखते ही कवि क्या करते हैं, उन्हें देखते ही वहाँ से ही भाग जाते हैं। जानता हूँ जब भी मिलेंगे 10-20 कविताएं पिलाए बिना नहीं छोड़ेंगे। तो लेखक जानते हैं अगर मैं उनसे मिलूँगा तो वो क्या करेंगे कवि, तो 10-20 कविताएं पिलाए यानी सुनाए बिना नहीं छोड़ेंगे। और इसी कारण से वो उन्हें दूर से ही देखकर वहीं से भाग जाते हैं। एक दिन बगल में झोला दबाए आ पहुँचे और एक दिन लेखक को मिलने झोला लेकर आ गए हैं। आते ही कहने लगे, मैं तो पिछले 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त था। तो देखिए, लेखक को मिलने तो आए हैं, लेकिन इतने बहुत दिन बाद मिलने आने का कारण बताते हैं कि उन्हें तो पता ही चला था कि दुर्घटना हुई है, लेकिन क्या करते, वो 4-5 दिनों से कवि सम्मेलनों में अति व्यस्त थे। सच कहता हूँ, ऊपर कहते हैं कि मैं सच कहता हूँ, कसम लेता हूँ कसम से कि मैं आपके ही बारे में सोचता रहा। और ऐसी बात समझने के बाद, ये दुर्घटना होने की बात समझकर वो इतना परेशान हो गए थे, इतनी उन्हें लेखक की चिंता हो रही थी कि उन्हीं के बारे में, लेखक के ही बारे में वो सोच रहे थे। उन्हें रात भर नींद भी नहीं आई और इसी में उन्होंने लपकानंद जी ने लेखक के ऊपर एक कविता बनाई है और यह कहकर झोले में से डायरी निकाली और लगे सुनाने। तो लपकानंद क्या करते हैं, लपकानंद जी अपने झोले में से डायरी तुरंत निकलते हैं और अपनी कविता सुनाने बैठते हैं। तो कविता सुनते हैं हम भी। असम की राजधानी है शिलांग, असम की राजधानी है शिलांग, मेरे दोस्त की टूट गई है टोंग, मेरे दोस्त की टूट गई है टोंग, मोटर वाले तेरी ही साइड थी रॉन्ग। तो इस प्रकार की बेतुकी यानी बिना मतलब वाली कविता वो लेखक को सुनाते हैं। कविता सुनकर वे मुझे ऐसा देख रहे थे मानो उनकी एक आँख पूछ रही हो, कहो कविता कैसी रही, और दूसरी आँख पूछ रही हो, बोल बेटा अब भी मुझसे भागेगा। मैंने जल्दी से चाय पिलाई और फिर कविताएं सुनने का वादा कर बड़ी मुश्किल से उन्हें विदा किया, यानी उन्हें भगा दिया। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं, अब मैं रोज़ ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, अगर तुझे मेरी दूसरी टांग भी तोड़नी हो तो ज़रूर तोड़, मगर कृपा कर उस जगह तोड़ना जहाँ मेरी कोई भी परिचित न हो, क्योंकि बड़े बेदर्द होते हैं ये हमदर्दी जताने वाले। तो यहाँ पर लेखक इतने
परेशान हो गए हैं कि वो कहते हैं कि ये हमदर्दी जताने वाले जो लोग होते हैं, जो हमदर्दी जताने आते हैं, वो लोग बिल्कुल ही बेदर्द होते हैं। उन्हें हर दुख में उन्हें कोई दुख नहीं होता, सिर्फ हमदर्दी जताने का वो क्या करते हैं, दिखावा करते हैं, और इन सब बातों से लेखक परेशान हैं। और इसी प्रकार से ये जो हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है वो यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।